नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है उसमें हम लोग साइंस कक्षा जो 6 का है वो आज हम लोग अध्याय 9 में पहुंच चुके हैं। देखिएगा अध्याय 9 में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सजीव विशेषताएं एवं आवास। तो इसमें देखिएगा विभिन्न प्रकार की विशेषता दिया गया है, साथ ही देखते हैं कि आवास जैसे मरुस्थल वाले जो जीव है उसकी आवास है वो कैसा है, ठीक है? या फिर जो पोलर पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक? आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक रीजन वाला जो है वहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है वो किस प्रकार का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी का क्वेश्चन था कि जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे की निम्न विशेषता को दिया गया था, समझे? तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मरुस्थल वाले जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां क्या होती है, मांसल होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। और साथ ही साथ पत्तियों में क्या होती है, नुकीला होती है, कांटेदार होती है ताकि क्या हो, ये वाटर का कम से कम ह्रास हो, है ना? कम से कम ह्रास हो, ये सारा। और साथ ही साथ जो जड़ होती है मरुस्थल का वो ज्यादा गहराई तक फैली होती है ताकि वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। यही विशेषता कुछ ये ऑप्शन वाइज दिया था, 1, 2 या फिर 2, 3 इस प्रकार दिया गया था, ठीक है? तो हम लोग देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं 6th वाला है तो इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अलग-अलग प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी पाई जाती है और उनके अलग-अलग विशेषताएँ होती है, ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें लिखा है ऐसी ही एक यात्रा, मतलब एक यात्रा का ज़िक्र किया गया है। जैसे गंगा में ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छिद पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया, जहाँ बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर उन्होंने ओक, देखिएगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पर शीतोष्ण जंगल होती है, हम लोग जैसे उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय में अलग-अलग प्रकार की अल्पाइन हो गया या फिर आपका टुंड्रा हो गया। वहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार वनस्पति का विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पर्वतारोहण के समय अर्थात की ऊँचाई में देखिएगा किस प्रकार की वनस्पति है। ओक हो गया, चीड़ है, देवदार है, जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र में वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि वो नुकीला पाया जाता है। ज़्यादातर जो वृक्ष होती है वो क्या होती है, नुकीला। अगर मान के चलिए बर्फबारी होती है तो वो क्या होता है, धीरे-धीरे फिसल के नीचे गिर जाता है ना? लेकिन क्या हम लोग जो मैदानी क्षेत्र में क्या नुकीला प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? बिल्कुल नहीं। अलग-अलग भिन्नता पाई जाती है, यह बात स्पष्ट हो चुका है ना? अब देखिएगा एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की एवं ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे, ठीक है? यहाँ से उन्होंने नागफनी, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार के पौधे हैं, तो नागफनी हो जाएगा, है ना? अनेक प्रकार की पौधा एकत्र किए। अंत में वे पूरी गए, ठीक है? पूरी उड़ीसा वाला क्षेत्र उन्होंने समुद्री तट पर सैर किया। वहाँ केजुराइना के वृक्ष कतार में देखे तो देखिएगा इन स्थानों पर भ्रमण के रोमांच एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया। ये सभी स्थान एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे। परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे जीव थे, समझ गए? उन्होंने यह जानने की कोशिश की क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान है जहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है? बिल्कुल ऐसा भी स्थान हो सकता है जहाँ कोई भी जीव पाया ना जा सके, ठीक है? बुझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों पर ध्यान किया। घर के अंदर अपने उसने अलमारी एवं दरवाजों को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव जीव नहीं होगा, परंतु छोटी सी उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आई। घर के बाहर वह किसी ऐसे स्थान के बारे में सोचा जहां किसी ना किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो। पहले दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख के मुहाने में भी सूक्ष्म जीवों का खोज निकाला है, ठीक है? तो हम यहाँ बोलते हैं कि ये बोलना चाह रहा है कि चाहे वो एडवर्स कंडीशन में भी हो, कुछ-कुछ सूक्ष्मजीवी रहते हैं, लेकिन हो सकता है जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है? वहाँ पर बहुत डाइवर्स रूप में जीव ना पाया जाए। मतलब बहुत कम संख्या में हो सकता है पाया जा सकती है ना? तो इस पे ये तो शोध की विषय है, ठीक है? अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। जैसे सजीव एवं उनका परिवेश। अब हम सजीव के बारे में देखेंगे और उनका परिवेश कैसा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? जिन स्थानों की उन्होंने सैर की, वहाँ किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं? मरुस्थल में ऊँट, पर्वत पर बकरी, याक
और पुरी के समुद्र तट पर केकड़े और अनेक प्रकार की मछलियाँ भी, जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चिड़िया जैसे अनेक प्रकार के जीव इन सभी स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों में पौधों की प्रजातियां से भिन्न थे, ठीक है? इन भिन्न विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? बिल्कुल नहीं, परिवेश भी क्या था? अलग-अलग प्रकार का था, ठीक है? अब आगे आते हैं कि जैसे देखिएगा यहाँ पे कुछ सारणी के बारे में दिया गया है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं व आवास एवं अनुकूलन। जैसे हैबिटेट मतलब जहाँ पे बहुत प्रकार का जीव रहते हैं और उसका एडेप्टेशन वो किस प्रकार के वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित करते हैं, एडैप्ट करते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? तो देखिएगा क्या है कि तालिका में विभिन्न प्रकार के जैसे मरुस्थल वाले कॉलम और समुद्र वाले कॉलम में दिया गया है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, है ना? तो इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार की परिवेश है, देख लीजिएगा जैसे यहाँ पे एक यहाँ दिया गया है कि जैसे मान के चलिए वन में है, पर्वतीय क्षेत्र में मरुस्थल, ये समुद्र या अन्य प्रकार के क्षेत्रों में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है, ठीक है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार के परिवेश है। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु का उपयोग करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं या फिर पौधे या जंतु, ये दोनों जल लवणीय पानी के साथ अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं। साथ ही वो ऑक्सीजन के लिए समुद्र में घुले हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि जैसे मरुस्थल में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म तथा रात में एवं बहुत ठंडा हो जाता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो ये देखिएगा क्या है यहाँ पे, इसमें देख लीजिएगा कि ऊंट एवं उनका परिवेश है। देखिएगा ये मरुस्थलीय संरचना है जिसमें मरुस्थली है, ठीक है? इस पर यहाँ पे जो जंतु है वो ऊंट प्रकार के हैं और बहुत प्रकार के जंतु हैं जो ज़मीन के नीचे रहने वाले होते हैं। अधिकतर क्योंकि दिन का तापमान अधिक हो जाता है, वह रात में ही निशाचर भी कहलाते हैं क्योंकि रात के समय ही बाहर आते हैं ना। और यहाँ देखिए एकदम कटीले प्रकार की झाड़ियाँ उपलब्ध होती है ना। देखिए समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं, ठीक है? आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र में दो जंतु ऊंट तथा मछली का परीक्षण करें। ऊंट का शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय पारिस्थितिकियों परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है, ठीक है? और जैसे क्या हो सकता है, ऊंट के होता है लंबे पैर जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रह सके, है ना? आप समझ गए क्यों आप उसका एडेप्टेशन क्यों लंबा पैर क्यों हुआ? क्योंकि रेत की जो है वो गर्मी से बचा जा सके उसका उसका शरीर, ठीक है? और उनमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है ताकि जल का ह्रास कम से कम हो। साथ ही देखिएगा मल शुष्क होता है, ठीक है? उन्हें पसीना भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं, समझे? तो यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि जिस तरह वातावरण है, जिस तरह उसका परिवेश है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के जंतु अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, है ना? अब देखिएगा क्या है कि मछलियों को देखते हैं, इसमें दर्शाया गया परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियाँ क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानताएँ दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखीय है। देखिए जिस तरह धारा की दिशा होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडैप्ट कर लेती है ना? तो इसलिए धारा रेखीय होता है और जिसकी चर्चा हम अध्याय 8 में कर चुके हैं। इनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, जो एक प्रकार का जैसे इस प्रकार है ना, ये चिकने सल्क होता है, राइट? ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी उनका सहायता करते हैं, ठीक है? जैसे मछली के पंख पुच्छ चपटी होती है, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिएगा मछली में गिल अर्थात क्लोम होती है, जो इससे श्वास लेने में सहायता करता है, ठीक है? मछली की संरचना उसे जल में रहने के सहायक होती है तथा ऊँट की संरचना उसे मरुस्थल में रहने के लिए सहायता करती है। एक बात क्लियर हो गया यहाँ पे कि मछली जो उसका एडेप्टेशन है वो जल के अकॉर्डिंग है, ऊँट का एडेप्टेशन है वो मरुस्थल के अकॉर्डिंग है, ठीक है? अब हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 का उदाहरण लिए हैं। हम देखते हैं कि सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिनमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे तथा अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे
अनुकूलन कहते हैं, यही एडेप्टेशन कहलाता है। क्या कहलाया कि शरीर का एक विशेष प्रकार का संरचना आ जाती है उसके उसमें, ठीक है? ताकि उसका जो परिवेश है, ताकि उसका जो एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर सके, रह सके, जीवित रह सके, ठीक है? तो यही चीज़ क्या कहलाया, एडेप्टेशन, अनुकूलन। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग-अलग अनुकूलित हो सकते हैं, ठीक है? हम लोग देख लिए कि विभिन्न जंतु अपने परिवेश के अकॉर्डिंग चेंजेज़ लाती है अपने बॉडी में, है ना? तो ये भिन्न-भिन्न हो जाता है, ठीक है? किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसको आवास कहते हैं। ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हैबिटेट यानी आवास क्या है? ये आप बिल्कुल देख लीजिएगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो बिल्कुल आपको आवास के बारे में डिटेल से उसमें पूछा गया था और ऑप्शन डिटेल से दिया गया था, उसको चूज़ करना था, ठीक है? अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। आवास का अर्थ वास स्थान। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। जैसे स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, स्थलीय आवास में हम लोग वन देखें, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय और पर्वतीय, ठीक है? और जैसे जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं ना। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदान, मरुस्थलों, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए सत्य है, ठीक है? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु को जैव घटक कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट आ गया कि हम लोग देखते हैं कि कोई बायोटिक है, कोई नॉन बायोटिक है, तो जैव घटक मतलब कोई भी आवास जहाँ पे आपका जीव, पौधे और जंतु दोनों को इंक्लूड किया जाए तब वो जैव घटक कहलाया, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं, जैसे चट्टान हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, जल, ये अबायोटिक हो गया, समझे? ये बायोटिक हो गया, है ना? और इसमें ये हो गया अबायोटिक, क्योंकि बायोटिक में हम लोग देखें पौधे और जंतु को शामिल किया गया है। बायोटिक में क्या है, मिट्टी, चट्टान, वायु, जल आदि चीजें को जो निर्जीव है उसको शामिल किया गया है, ठीक है? जैसे सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है, ये आपका हो जाएगा अजैव घटक, ठीक है? अब आते हैं कि हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अनुकरण से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, उसको आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विभिन्न आवासों की यात्रा, यानी कुछ मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है? मरुस्थल के अजैव घटकों एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, यह चर्चा करेंगे, ठीक है? देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये बिल में मरुस्थलीय जंतु, तो दिन के समय में जैसे मान के चलिए चूहा हो गया, सांप हो गया, छिपकली हो गया, या विभिन्न प्रकार के जो जंतु है, रेंगने वाले हैं, रेपेटाइल्स है, वो क्या करती है, जमीन के अंदर एक छिद्र बना लेती है और वहीं रहती है दिन के समय, ताकि वो आपको उसका शरीर ठंडा महसूस कर सके, ऐसा नहीं गर्मी से मरे नहीं, ठीक है? बाद में जब रात हो जाती है, जब टेम्परेचर सामान्य अवस्था की ओर हो जब बढ़ने लगती है, तो ये बिल से बाहर निकलती है, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि जैसे मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय में जब तापमान में कमी आती है तो ये जंतु बाहर निकलते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा मरुस्थल में उगने वाले पौधे, तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे देखिए कैक्टस टाइप का है ना, इस प्रकार है। तो देखिए मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को दर्शाया गया, या मरुस्थलीय किस प्रकार अनुकूलित है। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि ये पत्ते हैं जो मांसाल है, इसमें छोटा छोटा पत्ते तो नहीं पाया जाता है ना, और साथ ही साथ जो मांसाल पत्ते उसमें कांटेदार है, कांटा है, ताकि वो क्या जल का ह्रास कम करे, है ना? देखिएगा इसमें एक कैक्टस हो गया, तो याद रखिएगा जो मरुस्थलीय पौधे में आप एग्जांपल दीजिएगा तो कैक्टस हो गया, है ना? उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। तो ये एक बात है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, जल वाष्पोत्सर्जन होती है पौधों में, उसमें मरुस्थलीय पौधे जल का ह्रास कम करती है ना? तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत ही छोटी होती है। एक बात क्लियर हो गया कि बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों यानी सूल का रूप ले लेती है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है, ठीक है? और नागफनी, एक दो एग्जांपल याद हो गया, एक आपका हो गया कैक्टस और दूसरा नागफनी, ठीक है? नागफनी में पत्ती जैसी संरचना को आप देखते हैं।
वह वास्तव में इसका तना है, ठीक है? तो इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तो एक बात यहाँ क्लियर है, दिमाग में याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल पत्तियों के माध्यम से ही नहीं होती, बल्कि तना के माध्यम से भी होती है, ठीक है? तो तना एक मोटी मोमी तो मोमी प्रकार होता है, परत से ढका होता है, जिससे पौधों का जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो देख लीजिएगा, जड़ें भी बहुत गहराई तक चल जाती है ना। यही आपका एडेप्टेशन का जो है, मरुस्थलीय पौधों का जो एडेप्टेशन है, प्रॉपर्टीज है, ये ही आपका एलोबरेट करना है। बात समझ गए? और इसी से पीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है? अब चलिए अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र ध्यान दीजिएगा कि ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो शीतोष्ण वाले क्षेत्र है, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय आपका भूमध्य रेखा के 23.23 डिग्री नॉर्थ या साउथ में होता है ना? तो लेकिन उसके बाद वाला 66.5 में उपोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद शीतोष्ण वाला क्षेत्र है। तो हम लोग देखते हैं कि पर्वतीय जो क्षेत्र है वो बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात हम लोग देखते हैं, फ्रॉस्ट वगैरह जो होती है ना, तो हिमपात भी होते हैं, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा, यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में देखा? बिल्कुल नहीं देखे हम लोग। जैसे अभी एक एग्जांपल आ गया, ओक हो गया, चेस्टनट हो गया, रोजवुड बोल दी, सॉरी, चेस्टनट ओक हो गया, चीड़ हो गया। तो इस प्रकार का जो पौधे हैं वो सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं पाए जाती है, ठीक है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये तो हम लोग देखें। ये वृक्ष देखिएगा सामान्यतः शंक्वाकार, अर्थात ये कोन जैसा होती, इस प्रकार होती, ताकि अगर बर्फ वगैरह बर्फबारी हो तो वो क्या फिसल के नीचे आ जाए, है ना? नीचे आ जाए, ताकि वो नुकसान कम करे, ठीक है? अब यहाँ देखिए शंक्वाकार होते हैं और तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे वर्षा जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। देखिएगा, अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ बन जा रहा है कि मान के चलिए पोलर रीजन हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु अपने आप को एडेप्ट करते हैं, उसका क्या प्रॉपर्टी है? तो यहाँ देखिए मिल जाता है कि उसका जो फर होता है, उसके शरीर में फर होता है, साथ ही साथ उसका वसीय क्षेत्र ज्यादा होता है, मोटा होता है उसका चमड़ी। क्यों? ताकि उष्मा का ह्रास कम हो, है ना? देखिएगा, इसमें हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जैसे उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड में उन्हें बचाव करती है। तो पहला हो गया कि त्वचा मोटी होती है। उदाहरण, शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। तो हम लोग देखिए लंबे बाल भी और चमड़ा मोटा है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होता है या बर्फ पर चलते चलते समय उनके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उन्हें ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का जो एडेप्टेशन है वो उसके वातावरण, उसके परिवेश में रहने के लिए उन्हें अनुकूलित करता है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन विविधता दिखाई देती है। अब हम लोग आते हैं ग्रासलैंड के, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ग्रासलैंड है, जैसे पंपास आपका क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। लेकिन लानोस ये क्या हो गया आपका, प्रियरी ये क्या हो गया, वेल्ड, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के घास स्थल पाई जाती है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वो शीत वाला है या फिर उष्ण वाला है ना? जैसे देखिएगा, घास के मैदान में क्या होता है, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरन का चित्र, इन दोनों जंतुओं का आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है, क्या वे चेहरे के आमने सामने अथवा पार्श्व में है? शेर के पैर के नखल लंबे होते हैं जिसे उन्हें पादंगुलियां के अंदर खींच कर छिपा सकता है। क्या शेर यह संरचना उनके जीवन यापन में सहायता करती है? उसका मटमैला यानी भूरापन शरीर के रंग शरीर के दौरान शिकार के दौरान उन्हें घास घास में सूखे मैदानों में छिपा रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जैसे देखिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाला देखिएगा, उसका रंग है भी है, वो क्या घासों के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर चुका है ना। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए, शिकार को पता नहीं चलता है। देखिएगा, चेहरे के सामने की आंखों
आँखें उससे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देता है। ठीक है, देखिएगा लंबे कान है, इससे पता चल जाता है कि ये शिकार आने वाला है ना? किस प्रकार सब फैक्ट को, सब चीज़ों को इंक्लूड करते हुए उसका बॉडी अडेप्ट करता है। देख रहे हैं ना कि साउंड को भी उससे पता चल साउंड के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अवेयर कर लेगा कि शिकार आने वाला है, शिकारी आने वाला है, वो भाग खड़ा होगा, है ना? तो देख लेते हैं कि कान तक बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए कहाँ गए हम लोग? ताकि वह उसका शिकार ना बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। इसके सिर के पार्श्व में दोनों स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में अधिक देखकर खतरा महसूस कर सकती है। ठीक है, हिरन की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। शेर, हिरन, अन्य जंतुओं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती है। चलिए अब आगे आते हैं जलीय आवास के बारे में। ठीक है, समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, दूसरे दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखीय होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सके। स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है कि धारा रेखीय नहीं है। आपका ऑक्टोपस हो गया, स्क्विड हो गया। ठीक है, वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल, ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होता है। याद रखिएगा, डॉल्फिन और व्हेल में गिल नहीं होता है। ये सिर पर स्थित नासाद्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास के लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र के सतह यानी जल से बाहर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी इस दूरदर्शन अथवा समुद्री जीवन पर जलचित्र के में डॉल्फिन की रोचक क्रिया को देखा है? बिल्कुल, जिसे कभी कभी सू सू का आवाज निकलता है तो इस प्रकार का सुसु भी बोला जाता है डॉल्फिन को, है ना? अब चलिए तालाब एवं झील के बारे में भी देख लें, किस प्रकार के यहाँ पर जंतु अपने आप को अडेप्ट करते हैं। क्या आपने तालाब, झील और नदियों एवं नाला में पौधों में को उगे उगे देखा? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाली कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने, जड़ किस प्रकार है? ठीक है, देखिएगा इस प्रकार का। यहाँ पे देखिए, ये जड़ से ये सतह से ऊपर में है। ठीक है, और ये आपका सतह वाला क्षेत्र है ना? अब आगे आते हैं। इनमें देखिए, इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी के मिट्टी में स्थिर रहती है। अस्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इसका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी जमाए रखना होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इन पौधों का तना लंबा, ध्यान दीजिएगा, लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। अब हल्का इसलिए होता है ताकि वो सतह पर तैर सके, है ना? तैरने के लिए, है ना? तना जल की सतह पर वृद्धि करता है एवं जबकि पत्तियां, फूल सतह पर पलवन, देखिए यही पलवन है ना, करते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जल में पूर्ण रूपेण डूबे रहते हैं। ऐसे पौधों के किसी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती है। यह जल बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य जलमग्न पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती है जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है। पत्ती कोई क्षति नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग देखिए कि बहुत सारा पौधे जो होती है वो सतह पर नीचे रहता है ताकि वो जड़ को जमाए रख सके, और कुछ कुछ है वो तैरते हुए दिखाई दे रहा है ताकि वो पलवन कर सके, है ना? अब आते हैं जैसे मेढक आमतौर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। तो ये एम्फीबियन कहलाता है। मेढक है वो आपका एम्फीबियन कहलाता है क्योंकि जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसके पक्षपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पक्षपाद में जाल युक्त पादुंगलियां होती है जो उन्हें तैरने में सहायता करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। अध्याय 7 में सुझाव क्रियाकलाप के अंतर्गत जब आप पत्तियों की एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों का एक एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधता होगी। चलिए, अब हम आते हैं कि हमारे आसपास के जीव के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं ना। तो इसमें देखिएगा कि जैसे कुछ आइए वन में पाए जाने वाले जैसे वृक्ष हो गया, आरोही लता हो गया, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई, वन, इस प्रकार के बहुत विविधताएं पाई जाती है ना। देखिएगा, कुछ कुछ जो जीव है जो वो चलने के लिए होते हैं और कुछ कुछ जीव नहीं चल पाते हैं ना। तो जैसे एडवर्ड लियर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का एक छंद पढ़ी है। तो एक मेज मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितनी तपी हूँ। अपने पैरों की बिवाई से यदि हम थोड़ा टहल पाते हैं, है ना। ये एक प्रकार का जो ऐसा जीव जो एक दूसरे से जगह से नहीं जा पाते, अर्थात पौधों के विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में इसमें कविता दिया गया है एडवर्ड क्लियर द्वारा, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग आते हैं, जैसे हम देखें कि हमारे आसपास के जीव बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव है जो उसकी संरचना भी अलग अलग है ना। तो कोई उसके बाद देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ दिया है कि इसका अर्थ है बादल सजीव नहीं है। आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीव जीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे, तो वही ये सजीव और निर्जीव जीव के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख लीजिएगा, क्या सभी जीवों को भोजन आवश्यकता होती, बिल्कुल होती है ना। यह जानना है कि जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाली अन्य जैव प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा देती है ना। उसके बाद देखिए, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। देखिएगा, अब हम लोग आते हैं, जैसे मान के चलिए, क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है? नहीं, है ना। इससे आप अब नहीं पहन सकते, क्या ऐसा नहीं है? इन वर्षों में आप लंबे हो गए, लेकिन वो आपको यह आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप में हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएँगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं, ठीक है। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते का पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, और एक अंडे से स्फुटित होकर चूजा भी क्या हो जाता है, मुर्गी का रूप ले लेता है, ठीक है। मुर्गी या फिर मुर्गा जो भी बनना होता है, बन जाता है। पौधे भी वृद्धि करते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे को अवलोकन कीजिए। इनमें कुछ बहुत छोटे और नवजात तथा कुछ विकसित हैं। सभी वृद्धि के विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं। कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद पौधे को देखिए, आप देखेंगे कि उनकी लंबाई में वृद्धि हो गई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भोजन उसके शरीर की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होती है। अब हम लोग देखते हैं सजीव श्वसन करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी जीव है सब श्वसन करते हैं, है ना। देखिएगा, जब हम श्वास छोड़ते हो तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल आती है, और श्वास लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के में अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन मात्रा का उपयोग होता है, और इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि जो वातावरण में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, उसका उपयोग श्वसन में करते हैं, और वह श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपका ऊतक के स्तर, कोशिका के स्तर पर होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग जानते हैं श्वसन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा निर्मित करने के लिए। लेकिन बाद में यह कार्बन डाइऑक्साइड का रूप ले लेता है और बाहर छोड़ दिया जाता है। जैसे गाय हो गया, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से किसी भी जंतुओं का विश्राम की अवस्था में परीक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति का ध्यान दीजिए। यह मंद गति उनके श्वास लेने की क्रिया को दर्शाती है, ठीक है। अब देखिए कि श्वसन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, ठीक है। जो भी भोजन करते हैं, जब तक हम श्वास नहीं लेंगे तो वो अब ब्रेक डाउन कैसे होगा, ग्लूकोज एनर्जी में, ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, है ना। कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान का तरीका भिन्न हो सकता है, जो श्वसन की एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा द्वारा श्वास लेता है। हमने पढ़ा कि मछली गिल होते हैं, जिनकी सहायता से वह जल में विलय ऑक्सीजन का अवशोषित कर लेती है।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पौधे भी क्या होता है शोषण करते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में गैसों का आदान-प्रदान उनके मुख्य पत्तियों द्वारा होती है। पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र जिन्हें रंध्र कहा जाता है द्वारा उनको श्वसन क्रिया होती है। ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा वह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित कर देती है। उसके बाद देखिएगा हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार अधिक मात्रा में पौधे द्वारा क्या करता है ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, जिसे अन्य जीव जंतुओं द्वारा ऑक्सीजन का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर लिया जाता है। चलिए अब आगे थे क्या सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कभी भी स्टिमुलेशन दिया जाता है तब उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन करता है या नहीं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया जब आप नंगे पैर टहल रहे हो, आपका पैर में अचानक किसी कांटे या नुकीली वस्तु पड़ जाए तो क्या आप किसी प्रकार की अनुक्रिया करेंगे? जब आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं तो क्या आपके विषय में सोचते हैं या तो अनुभव का होता है? आप अंधेरे में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है? आपकी आँखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है जब जब तक कि वे तेज प्रकाश के अभ्यस्त नहीं हो जाती। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं काँटा उपरोक्त स्थितियों में आपके बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहा जाता है। तो याद रखिएगा यही आपका स्टिमुलेशन कहा जाता है। ठीक है, जब बाहर से क्या वातावरण में जैसे कोई भी चेंजेज आए हमारे बॉडी को प्रभावित करें उसके प्रति जब हम अभिक्रिया करते हैं तो वही जो चेंजेज आ रही है उसी को क्या कहा जा रहा है, उद्दीपन या फिर स्टिमुलेशन। चलिए अब आगे देखते हैं क्या देखिएगा क्या दूसरे जंतुओं में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? खाना देते समय जंतु का व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या वे भोजन को देखते अचानक उनके अधिक चैतन्य नहीं हो जाते? जब आप एक चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो क्या वह क्या करती है? जब जंगल में जानवरों को तीर प्रकाश डालते हैं तो वह भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार यदि रात्र में रसोई घर में बल्ब प्रदीप्त कर रहे हैं तो कॉकरोच अचानक अपने छिपने के स्थान में भाग जाते हैं। क्या आप जंतुओं के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के उदाहरण दे सकते हैं? तो यही आपका क्या कहलाया, उद्दीपन, और उसके प्रति जो क्रिया किया गया वो अनुक्रिया कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैसे एक मान के चलिए कोई गमला में उसमें पौधे रख दिया जाए, बाहर से खिड़की के पास रख दिया जाए तो ये देखिएगा ये स्टिमुलेशन दिया जा रहा है क्योंकि सनलाइट यहाँ मिल रहा है, इसके प्रति अनुक्रिया करेगी तो इधर आगे बढ़ने की काम करेगा। ठीक है, देखिएगा कुछ दिनों के तक पौधे को नियमित जल देते रहे। क्या पौधे के खुले स्थान पर रखे पौधों की तरह सीधा ऊपर की ओर करता है? यदि यह सीधा वृद्धि नहीं करता तो ज्ञात कीजिए यह किस ओर मुड़ता है। हम लोग पाते हैं कि इसका जो मुड़ाव है सूर्य की ओर मुड़ जाता है। अब हम लोग आते हैं कि सजीवों में उत्सर्जन एक्सक्रेशन जो होती है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करता। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर का उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए शेष भाग क्या होता है? हम लोग जानते हैं वो अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है ना। विभिन्न जैव प्रक्रम के फलस्वरूप हमारे शरीर के कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन ही उत्सर्जन एक्सक्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या पौधों में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधों में यह अवशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित हो जाते हैं जिससे जिससे पौधे की कोई हानि नहीं होती है। कुछ पौधों में अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के द्वारा होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण है। अब चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि सभी जीव प्रजनन करते हैं। अपने आप को क्या करता है, अपने आप के जो जनरेशन है अपने आप को कॉपी करता है और आगे बढ़ाने का काम करता है ना। तो उसका जैसे कोई भी अपना जीव है, ठीक है, पेरेंट्स है, तो उसका अपना जो बच्चा है उसी के अकॉर्डिंग होता है ना। उसका जिस तरह भौतिक संरचना होती है उसी के अकॉर्डिंग वो होता है ना। चाहे मनुष्य का बात करें, कुत्ते का बात करें, पक्षी का बात करें, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ अर्थात घोंसला को देखे? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित तो होते हैं तथा उनमें छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। उसके बाद देखिए उन्हें इस जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं और कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखें विभिन्न प्रकार का प्रजनन हो सकता है। पौधों में भी प्रजनन होती है। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत से पौधे
बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, पौधों के बीज उत्पादित करते हैं और हम उन्हें अनुकूलित करके नए पौधे उगा सकते हैं। ठीक है? जैसे देखिएगा कुछ पौधों के बीज के अतिरिक्त उनके कायिक भागों का भी नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू का कलिका वाले भाग में नया पौधा बनता है। ठीक है? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। विभिन्न जीवों के प्रजनन की विधियों में भिन्न-भिन्न प्रकार होती है। चलिए अब आते हैं कि क्या सभी सजीव गति करते हैं? क्या सभी सजीव गति करते हैं? देखिएगा इस बारे में चर्चा करते हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अथवा शरीर के विभिन्न अन्य कार्य भी गति दिखाई देती है। पौधों के विषय में क्या आपका विचार है? हम लोग जानते हैं कि पौधे भी सजीव है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाती है। क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। क्या आपने पौधों में अन्य प्रकार की गति देखी है जैसे पुष्पों का खिलना या बंद होना? आप याद कर सकते हैं कि कुछ पौधे विभिन्न उद्दीपितों के प्रति जो उद्दीपन है उसके प्रति अनुक्रिया करता है। हम कुछ निर्जीव वस्तुओं को भी गति करते हुए देखते हैं। बस, कार, कागज, छोटा टुकड़ा, बादल तथा अन्य कुछ वस्तुएं जो गति कर सकती है। ठीक है? सजीवों के भांति गति कर सकती है। प्रकृति में विविध प्रकार के जीव हैं लेकिन उन सभी के कुछ लक्षण एक समान होते हैं जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मृत्यु सजीवों के लिए एक सामान्य लक्षण है। चूंकि जीव की मृत्यु होती है इसलिए जीवों की प्रजातियों हजारों वर्षों तक सभी अस्तित्व में रह सकती है जबकि वे प्रजनन कर अपने समान संतान उत्पन्न करें। एक अकेला जीव प्रजनन के लिए किए बिना भी मर सकता है, परंतु सजीव की प्रजाति भी अस्तित्व में रहती है जब वे सदस्यों के में प्रजनन होता रहता है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जैसे हमने देखा कि सभी सजीव वस्तुओं में कुछ विशिष्ट लक्षण समान रूप से दिखाई देते हैं। उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति, वृद्धि अथवा मृत्यु होती रहती है। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम ऐसी कुछ निर्जीव वस्तुओं को जानते हैं जिनमें इन लक्षणों में से कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कार, साइकिल, घड़ी, नदी, जल गति करते हैं। आकाश में चंद्रमा गति करता है। हमारे हमारे देखते-देखते एक बादल में आकार में वृद्धि हो जाती है। क्या इन वस्तुओं को सजीव कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमें स्वयं से प्रश्न करना होगा कि इन सजीवों को अन्य लक्षण भी हो पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा कि सामान्यतः सजीवों में भी सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनमें हम चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में भी सभी लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। क्या आप हमेशा सत्य हैं? क्या हमें सभी सजीवों में वे सभी लक्षण हमने चर्चा की हमेशा निश्चित रूप से दिखाई देते हैं? क्या हम निर्जीवों में भी कुछ लक्षण कभी-कभी दिखाई नहीं देते हैं? उनमें मात्रा के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस विषय को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आइए एक किसी बीज के विषय में विचार करें। कुछ विशिष्ट उदाहरण जैसे उदाहरण के लिए मूँग के बीज के बारे में, क्या यह जीवित है? यह एक दुकान या भंडार में महीनों पर रखा जाता है तथा इनमें कोई वृद्धि नहीं होती अथवा जीवन के कुछ अन्य लक्षण भी नहीं दिखाई देते हैं। परंतु जब हम इन्हीं बीजों को मिट्टी में बोकर जल से सींचते हैं तो यह पौधा बन जाता है। क्या महीनों तक दुकान में रखे बीजों में भोजन की आवश्यकता थी? इनमें उत्सर्जन, वृद्धि और प्रजनन हुआ था? हमने देखा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब हम सरलता से नहीं कह सकते हैं कि उनमें सजीव है। सजीवों की जीव की लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इनमें जीवित कहा जा सकता है। देखिएगा फिर भी जीवन क्या है? अब हम लोग जैसे देखते हैं कि जो बीज है, मूँग है, वो क्या निर्जीव अवस्था में है, फिर भी वो जब हम मिट्टी अथवा जल को पहुँचाते हैं, नियमित रूप से पहुँचाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, एक पौधा बन जाता है ना, तब हम लोग कह सकते हैं क्या वो जो निर्जीव था, वो सजीव कैसे बन गया? तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जीवन क्या है? गेहूँ की बोरी में आप हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी का महसूस होता है? गेहूँ की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है या गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है? ठीक है? यहाँ ध्यान दीजिएगा उसके बाद है हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है का उत्तर देना इतना सरल तो नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक मुंह में से निकल जाता है जीवन सुंदर है। ठीक है? चलिए दोस्तों, ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया। ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें दोस्तों और शेयर करें, लाइक करें, बिल्कुल सपोर्ट करें। जय हिंद।